Morning class, good morning everyone. ऑडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, आप बताओ। यस, तो अपन स्टार्ट करेंगे। फिर अपन ने टॉपिक लिया था कल पुनः विक्रय का अधिकार, धारा नंबर 54, याद आ रहा है? तो उसके 5 पॉइंट आपको करवाए थे। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता था? पहला पॉइंट कहता था नाशवान वस्तु है तो बिना सूचना दिए विक्रेता विक्रय कर सकता है। दूसरा हमने बोला था कि अगर वस्तु नाशवान नहीं है तो विक्रेता का दायित्व बनता है कि क्या दे, सूचना दे कि भाई तुम माल ले लो और वरना मैं किसी और को बेचूंगा। फिर भी अगर उचित समय में माल नहीं लेता तो वो आगे बेच सकता है। अगर सूचना देके विक्रय किया तो लाभ तो विक्रेता का और हानि की भरपाई क्रेता द्वारा हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं सूचना दी तो इसका उल्टा। फिर हमने बोला था इसके अंदर कि अदत्त विक्रेता ने आपके यूज किया ग्रहणाधिकार, मार्गस्थ माल को रोकने का अधिकार, फिर भी पैसे नहीं मिले तो अब क्या करेगा? माल को आगे बेचेगा। सदविश्वास में क्रेता को अच्छा अधिकार मिलेगा। चौथा पॉइंट, विक्रेता ने इस बार क्या कर रखा था? पहले से ही पुनः विक्रय का अधिकार संरक्षित कर रखा था, तो मानेंगे पहले से ही बता रखा है, पुनः सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं हुआ है तो उस केस में एक एक्स्ट्रा राइट मिलता था, माल की सुपुर्दगी को रोकने का अधिकार, जो कि ग्रहणाधिकार से मिलता जुलता है, इसलिए इसे हम अर्ध ग्रहणाधिकार भी कहते हैं। तो अब इसी को देने जा रहे हैं। एक बार आईसीआई से पेज नंबर आ जाओ 2.157, पुनः विक्रय का अधिकार। पुनः विक्रय का अधिकार असंगत विक्रेता को दिए गए अधिकारों में सबसे मूल्यवान अधिकार है। क्यों? अगर ये अधिकार नहीं होता तो ग्रहणाधिकार और माल को मार्ग में रोकने के अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अगर भाई हम बात करें ग्रहणाधिकार की तो वो वस्तु को रोक रहा है, माल को रास्ते में से रोक रहा है मार्गस्थ माल वाले अधिकार में। इन दोनों में उसके हाथ में क्या आ जाता है? माल ही तो आता है। अगर वो उसको बेच ही नहीं सकता तो उस माल का करेगा क्या? तो पुनः विक्रय का अधिकार बहुत ही मूल्यवान है, जिसकी अनुपस्थिति में असंगत विक्रेता के माल के विरुद्ध अन्य अधिकार यानी कि ग्रहणाधिकार या मार्गस्थ माल को रोकना किसी भी काम के अधिकार नहीं रहेंगे। ये है तभी उस अधिकारों का लॉजिक है, अदरवाइज वो भी नहीं है। फिर बोला अदत्त विक्रेता जो है हमारा पुनः विक्रय के अधिकार को इन परिस्थितियों में लागू कर सकता है। पहला, माल कैसा है? ऐसी दशा में क्रेता को पुनः विक्रय की भावना की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। बिना सूचना दिए विक्रेता माल को आगे बेच सकता है। भाई सूचना देगा तब तक तो वस्तु ही खराब हो जाएगी ना। सेकंड देखो, जहां उसने माल के पुनः विक्रय हेतु अपनी भावना की क्रेता को जानकारी दी है, अगर माल नाशवान प्रवृत्ति का नहीं है तो सूचना देने पड़ेगी। और अगर ऐसी सूचना की प्राप्ति के बाद भी क्रेता मूल्य चुकाने के लिए उचित समय के भीतर असफल रहता है, अब विक्रेता माल को बेच सकता है। और कैसे बेचेगा भाई? अगर बेचेगा तो फिर विक्रेता को ये अधिकार मिलेगा। लाभ तो होगा विक्रेता का, अपने पास रख लेगा, और हानि है यानी क्षतिपूर्ति जो है वो किससे ले लेगा? क्रेता से ले लेगा। अनुबंधित मूल्य तथा पुनः विक्रय के मूल्य के बीच के जो अंतर आएगा, हर जाने उतने ही तो मिलते हैं, क्षतिपूर्ति ले लेगा। और ये कब मिलते हैं? विक्रेता हर जाने वसूल कर सकता है केवल तब जब वह क्रेता को पुनः विक्रय का नोटिस देने के बाद माल को बेचता है। अगर नोटिस दिए बिना माल बेचा है तो फिर विक्रेता पुनः विक्रय पे होने वाली हानि क्रेता से वसूल नहीं कर पाएगा, और जो लाभ है वो भी उसे क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। इसी को अपन ने इजी भाषा में पढ़ा था, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब आ गया हमारा पॉइंट नंबर 3। जहाँ एक असंगत विक्रेता जिसने क्या यूज किया? पहले ग्रहणाधिकार, फिर क्या यूज किया? मार्गस्थ माल को रोकने का अधिकार। और इस तरीके से इसने माल का कब्जा प्राप्त कर लिया। अब ये बेच रहा है माल, खरीदने वाला कौन? सदविश्वास में क्रेता, तो उसे अच्छा अधिकार प्राप्त होगा। लागू कर चुका है, माल का पुनः विक्रय करता है, ठीक है। तदुपरांत क्रेता मूल क्रेता के विरुद्ध श्रेष्ठ अधिकार पा जाता है। सदविश्वास में क्रेता को अच्छा अधिकार मिलेगा। ये है तुम्हारा नेमोदेश का अपवाद। नेक्स्ट आया, एक विक्रेता द्वारा पुनः विक्रय, जहां पुनः विक्रय का अधिकार स्पष्टतः आरक्षित किया गया है। कभी कभी विक्रेता तथा क्रेता के बीच स्पष्टतः सहमति बनती है कि यदि मूल्य के भुगतान में क्रेता भूल करता है तो विक्रेता अन्य व्यक्ति को यह माल बेच सकता है। पहले से ही इनके बीच में सहमति हो गई थी।
ऐसे मामलों में विक्रेता ने पुनः विक्रय के अपने अधिकार को आरक्षित कर लिया है ऐसा कहा जाता है तथा यह क्रेता की भूल पर माल का पुनः विक्रय कर सकता है। और यहाँ पर विक्रेता को पुनः विक्रय की नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माना जाता है सूचना पहले से ही दी गई है, क्योंकि उसने पहले से ही बोल दिया था तुम नहीं आओगे तो माल किसी और को बेचूंगा। आखिरी में देखो क्या दिया है, जहां माल में स्वामित्व क्रेता को अभियंत्रित नहीं हुआ है तो अन्य उपचारों के साथ साथ अदत्त विक्रेता को माल की सुपुर्दगी रोकने का भी अधिकार है। यह अधिकार ग्रहणाधिकार के समान है, इसलिए इसे हम गर्भित ग्रहणाधिकार या अर्ध ग्रहणाधिकार भी कहते हैं। यही पढ़ा था हमने पढ़ लिया है पुनः विक्रय का अधिकार। इसी के साथ माल के विरुद्ध वाले अधिकार हमारे तीनों खत्म हो गए। ग्रहणाधिकार, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, पुनः विक्रय का अधिकार। अब क्या पढ़ोगे, क्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार है। क्रेता के विरुद्ध जो जो अधिकार हैं उन सब में वो क्या करेगा, क्रेता के खिलाफ केस फाइल करेगा, वाद प्रस्तुत करेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार। तो एक बार कॉपी निकालो पहले। क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार। क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार। थर्ड पॉइंट भाई नेमोदैट वाला है श्वेता आपका, उसने ग्रहणाधिकार यूज किया और फिर यूज किया माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, फिर भी पैसे नहीं मिले, माल आ गया हाथ में, बेचेगा किसी और को, सदविश्वास में क्रेता को अच्छा अधिकार मिलेगा। क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार लेने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला अधिकार जो है वो लिखना मूल्य के लिए वाद। माल की अस्वीकृति हेतु हट जाने के लिए वाद। देय तिथि से पूर्व अनुबंध विखंडन हेतु हट जाने के लिए वाद। और चौथा है ब्याज, इंटरेस्ट। चार है ही आपकी रेमेडीज, मैं पहले चारों को समझा देती हूँ फिर अपन ऐसे ऐसे ले लेंगे। पहली रेमेडी क्या कहती है, मूल्य के लिए वाद। अदत्त विक्रेता को अपने माल के लिए पैसे नहीं मिले, अब ये केस फाइल करेगा क्रेता पर कि तुम मुझे मेरे पैसे दो, मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत करेगा, पहली चीज। दूसरा क्या कहेगा, मैंने माल को भेजा और तुमने माल को स्वीकार नहीं किया। विक्रेता ने माल भेजा क्रेता के पास, क्रेता ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो कहता है अस्वीकृति हेतु हट जाने प्लस रख रखाव के खर्चे दो। अदत्त विक्रेता क्या इसलिए ये कर रहा है, माल की अस्वीकृति हेतु हट जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर रहा है। देय तिथि से पूर्व क्रेता ने अनुबंध का विखंडन कर दिया, तो अब ये विक्रेता जो है अदत्त विक्रेता ये केस फाइल करेगा प्रत्याशित भंग के लिए, कि प्रत्याशित भंग के कारण जो हट जाने हुए हैं वो दो। पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अनुबंध अधिनियम में प्रत्याशित भंग, हाँ धारा 39 याद आ रहा है। देय तिथि से पहले अनुबंध जो भंग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रत्याशित भंग। तो प्रत्याशित भंग जो है उसके कारण जो हट जाने हुए हैं वो दो। और आखिरी आ रहा है तुम्हारा ब्याज। अच्छा, हट जाने हमेशा धारा 73 के अनुसार होंगे जो अनुबंध अधिनियम में बताया था, बाजार मूल्य अनुबंध मूल्य का अंतर। और आखिरी आ रहा है ब्याज। अदत्त विक्रेता को पैसे मिल जाने चाहिए थे 1 मार्च को, 1 अप्रैल तक नहीं मिले, तो क्या बोलता है 1 महीने का ब्याज दो। ब्याज कब मिलेगा, जब इस प्रकार का विशिष्ट अनुबंध हुआ हो, विशिष्ट ठहराव हुआ हो। विक्रेता और क्रेता के मध्य ब्याज को लेके विशिष्ट ठहराव हुआ है तो ब्याज मिलेगा। अगर विशिष्ट ठहराव नहीं हुआ तो कब मिलेगा, जब अदत्त विक्रेता क्रेता को सूचित करेगा तब मिलेगा।
किस दर पर मिलेगा? जो न्यायालय को सही लगे। किस दर पे मिलेगा? जो न्यायालय को सही लगे। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? फिक्स रेट नहीं है यहाँ पे, कोई फिक्स रेट नहीं है। पार्टनरशिप में 6% की रेट आप पढ़ते हो, यहाँ कोई रेट नहीं है फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा केस टू केस, डिफर फ्रॉम फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। ये चारों समझ में आया क्या? इजी लैंग्वेज में तो मैंने आपको बता दी, ये चार होते हैं और इन चारों में वो क्या करेगा? वो क्रेता के ऊपर वाद प्रस्तुत करेगा। ये सारे अधिकार व्यक्तिलक्षी अधिकार है, सारे अधिकार व्यक्तिलक्षी अधिकार है। सब में आप सिर्फ क्रेता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हो, अन्य किसी के विरुद्ध नहीं कर सकते। क्या चीज है देखो, इसी चीज को अब अपन लेने जा रहे हैं एक बार आईसीआई से। क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार एक एक करके लेंगे और इसकी एक दो केस स्टडी भी बाद में देखेंगे यूनिट की। अभी मूल्य के लिए बात दिया हुआ है पहले वाला। सारे अधिकार कैसे हैं? व्यक्तिगत रूप के अधिकार हैं। व्यक्तिगत तौर पर क्रेता के विरुद्ध अधिकार मिलते हैं ये वाले। सब में क्या करेगा? क्रेता पर वाद प्रस्तुत किया जाएगा। पहला आ रहा है मूल्य के लिए वाद। अब बोलोगे मैम आपने तो एक सिंपल सी लाइन बताई थी हमें कि इसको पैसे नहीं मिले हैं और ये केस फाइल करेगा क्रेता पर कि मुझे मेरे पैसे दो। इन्होंने 2 पॉइंट कैसे बनाए? इन्होंने 2 पॉइंट इस आधार पे बनाए। पहले में तो बोलेंगे स्वामित्व क्रेता को अंतरित हो चुका है, दूसरे में बोलेंगे स्वामित्व का अंतरण क्रेता को नहीं हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट बनाए जाएंगे। क्रेता गलती से माल का मूल्य चुकाने से मना करता है। क्रेता गलती से लापरवाही दिखाता है, मूल्य चुकाने से मना करता है। विक्रेता मूल्य के लिए हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है। विक्रेता मूल्य हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है। बाकी चीजें सेम आ रही हैं। एक लाइन इसके अंदर जो आ रही है वो देखो आप, सुपुर्दगी को देखे बिना एक नियत दिन मूल्य देय होता है। ये एक लाइन आ रही है, इसको समझा रही हूँ मैं पहले। सुपुर्दगी को देखे बिना एक नियत दिन माल मूल्य देय होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इस चीज को। चलो पहले तो मुझे बताना ये संभव है क्या। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ए और बी के बीच में अनुबंध हुआ। अनुबंध हुआ तुम्हारा 1 मार्च को। इस अनुबंध के अंदर लिखा हुआ है कि ए जो है मूल्य का भुगतान करेगा 10 मार्च को और बी जो है वो माल की सुपुर्दगी देगा 15 मार्च को। संभव है या नहीं है ये बताओ? संभव है कि नहीं बताओ? एक आ रहा है कि मैम चारों अधिकारों का प्रयोग एक साथ कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक अधिकार प्रयोग किया तो आप दूसरा नहीं कर सकते, कर सकते हो। अभी इसमें देखो, मूल्य का भुगतान सुपुर्दगी देखे बिना किया जाना था। मूल्य का भुगतान सुपुर्दगी देखे बिना करना था। अगर मान लो कि भाई 10 तारीख को मूल्य का भुगतान ए ने नहीं किया तो बी तुम्हारा अदत्त विक्रेता मान लिया जाएगा। और अगर अदत्त विक्रेता है तो ये मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसे 15 तारीख तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वहां पे लाइन आ रही है हमारे, सुपुर्दगी देखे बिना मूल्य देय होता है एक पर्टिकुलर डेट पर। सुपुर्दगी देखे बिना एक पर्टिकुलर डेट पे आपको क्या करना है? मूल्य का भुगतान करना है। ये यहाँ पे एक बार बना लो ये चीज, क्योंकि वो लाइन दोबारा पढ़ोगे ना तो ये लाइन उससे समझ में आएगी। ये तो सुपुर्दगी देखे बिना एक नियत तिथि को मूल्य का भुगतान देय होता है और उस दिन मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता तो अदत्त विक्रेता जो है वो मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, यद्यपि स्वामित्व का अंतरण अभी तक क्रेता को नहीं हुआ है। सुपुर्दगी देखे बिना नियत दिन भुगतान मूल्य देय होता है। सुपुर्दगी देखे बिना नियत दिन मूल्य देय होता है और उस दिन मूल्य का भुगतान नहीं हुआ तो अदत्त विक्रेता वाद प्रस्तुत कर सकता है मूल्य के लिए, यद्यपि स्वामित्व का अंतरण अभी तक क्रेता को नहीं हुआ था। यही पॉइंट है हमारा ये वाला। अब इसके अंदर देखो, ये लाइन आ रही है तुम्हारी,
इसको मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको। सुपुर्दगी को देखे बिना एक नियत दिन मूल्य देय होता है और क्रेता लापरवाही करता है, मूल्य चुकाने से मना करता है, तो विक्रेता जो है मूल्य के लिए बात कर सकता है यद्यपि माल में स्वामित्व अभी तक अंतरित नहीं हुआ। समझ आई बात? आप दोनों पॉइंट दोबारा पूरे पढ़ सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या बात करेगा? पहला पॉइंट बात करेगा स्वामित्व क्रेता को अंतरित हो चुका है। दूसरा पॉइंट बात करेगा स्वामित्व का अंतरण अभी तक क्रेता को नहीं हुआ। दोनों ही परिस्थितियों में अदत्त विक्रेता बात प्रस्तुत कर सकता है मूल्य के लिए बात। दोबारा रिपीट करूं इजी लैंग्वेज में? देखो, सबसे पहला हमारा अधिकार कहता है मूल्य के लिए बात। क्या कहता है हमारा? अदत्त विक्रेता जो है, अगर स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो चुका है और क्रेता गलत तरीके से माल का भुगतान करने में लापरवाही करता है या मना करता है, तो अदत्त विक्रेता मूल्य हेतु बात प्रस्तुत कर सकता है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई स्वामित्व का अंतरण क्रेता को नहीं हुआ था, एक नियत दिन सुपुर्दगी देखे बिना मूल्य देय था, मूल्य देय नहीं किया गया, तो इस वजह से अदत्त विक्रेता मूल्य के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है यद्यपि स्वामित्व का अंतरण अभी क्रेता को नहीं हुआ था। तो दो तरीके से पॉइंट को डिवाइड किया है। आगे के पॉइंट सारे इजी आ रहे हैं। देखो, आपका अस्वीकृति हेतु हट जाने के लिए बात, जहां क्रेता गलती से लापरवाही करता है और स्वीकृति देने से मना करता है, लेने से मना करता है। देने की जगह वर्ड करना लेने। क्रेता सुपुर्दगी लेने से मना करता है, मूल्य नहीं चुकाता, तो विक्रेता अस्वीकृति हेतु हट जाने ले सकता है। कितने मिलेंगे? धारा 73 के अनुसार। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा देय तिथि से पूर्व अनुबंध का विखंडन, जहां क्रेता डिलीवरी की तिथि से पूर्व अनुबंध को भंग कर देता है। प्रत्याशित भंग है संभावित विखंडन। प्रत्याशित भंग का ही दूसरा नाम है स्वाभाविक विखंडन, है ना? तो विक्रेता अनुबंध को भंग मानकर विखंडन हेतु हट जाने के लिए बात कर सकता है। इसे अनुबंध के संभावित विखंडन का नियम कहते हैं। प्रत्याशित भंग, संभावित विखंडन। ब्याज के लिए वाद, याद करो कब मिलता है? जब ऐसा विशिष्ट ठहराव किया जाए, ठीक है। और अगर कोई विशिष्ट ठहराव नहीं है तो कब मिलेगा? जब यह देय हो और उस दिन से जैसा क्रेता को सूचित किया जाए। किस दर पर मिलेगा? जो न्यायालय को सही लगे। सामान्य इजी भाषा में बताती हूँ। देखो, ब्याज के लिए तभी ब्याज मिलता है जब विशिष्ट ठहराव हो। विक्रेता और क्रेता के मध्य अलग से ठहराव हुआ था ब्याज के लेकर के, तो ब्याज मिलेगा। अगर ठहराव नहीं हुआ तो कब मिलेगा? जब विक्रेता क्रेता को जानकारी देगा, सूचित करेगा। किस दर पर मिलेगा? जो न्यायालय को सही लगे। ये नियम है हमारा, याद रहेगा। बताओ बेटा, इस पे आती क्या है? केस स्टडी आती है। थ्योरी क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, केस स्टडी आई हुई है। हम अभी करेंगे इसकी केस स्टडी। पहले करा दूं क्या? चलो ले ही लेते हैं, साथ के साथ ही लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन आपको एनसीसी बुकलेट में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नई वाली बुकलेट है और पेज नंबर चल रहा है 2.80। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके मेन एग्जाम में। मिस्टर डी ने मिस्टर ई को कुछ माल 15 दिन की उधारी पर 5 लाख रुपए में बेचा है। कितने दिन की उधारी पीरियड है? 15 दिन। मिस्टर डी ने माल पहुंचाया, नियत तिथि पर मिस्टर ई ने भुगतान करने से मना कर दिया। क्या मैं कह सकती हूँ मिस्टर डी अदत्त विक्रेता बन गए? भाई भुगतान से मना कर दिया तो मिस्टर डी की स्थिति कैसी है? अदत्त विक्रेता की। माल विक्रय अधिनियम के अनुसार मिस्टर डी की स्थिति क्या है वो बताइए। तो हमने बता दिया अदत्त विक्रेता है। धारा 45 के अनुसार अदत्त विक्रेता कौन होता है ये बता के आना पड़ेगा। इसे संपूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं हुआ या विनिमय विलेख वगैरह दिया गया था जो कि अनादृत हो गया, ठीक है। उसके अधिकार बताने हैं आपको।
माल इसके हाथ से जा चुका है, माल तो क्रेता के पास जा चुका है, मिस्टर डी ने माल पहुंचा दिया है। तो माल जब इसके हाथ से जा चुका है तो माल के विरुद्ध अधिकार तो नहीं मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? क्रेता के विरुद्ध। समझ आई चीज की नहीं आई? अब क्रेता के विरुद्ध में भी एक अधिकार इसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये देखो वर्ड आ रहा है, देखो नहीं, ब्याज तो मिलेगा। ब्याज में तो बोलेंगे कि अगर ठहराव नहीं है तो जब सूचित करो तब दे देंगे। ये नियत तिथि पर लिख कर आ रहा है। हमने पढ़ा था देय तिथि से पूर्व, याद करो। प्रत्याशित बंद तो देय तिथि से पूर्व वाली होती है ना, तो वो वाला नहीं आएगा। उसके अलावा बाकी जो 3 पॉइंट है वो मेंशन करने हैं। आप ये मत सोचना आईसीआई ने गलती से वो पॉइंट नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड आया है नियत तिथि पर। नियत तिथि पर मतलब देय तिथि पर। देय तिथि पर जो अनुबंध की भंग होती है वो वास्तविक भंग होती है। हमारे पॉइंट में था प्रत्याशित भंग या संभावित विखंडन के लिए अड़ जाने, वो पॉइंट नहीं आएगा, बस बाकी सारे आएंगे। वो देय तिथि से पूर्व होना चाहिए, ये नियत तिथि पर है। नहीं 3 आने हैं, वही तो बता रही हूँ। नियत तिथि वाला नहीं लिखोगे, हमारा नियत तिथि से पूर्व था, वो देय तिथि से पूर्व विखंडन था। और ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नियत तिथि पर, इसलिए नहीं आएगा। सेकंड का आंसर दिखाती हूँ तुम्हें, देखो। सेकंड के आंसर में सबसे पहले तो इन्होंने मिस्टर डी की स्थिति बताई है कि मिस्टर डी जो है वो आपके क्या है? अवैतनिक विक्रेता यानी कि अदत्त विक्रेता है। धारा 45 के अनुसार कौन होता है ये बताना। फिर इन्होंने मिस्टर डी के अधिकार दिए। माल मिस्टर डी के हाथ से जा चुका है, इसलिए मिस्टर डी माल के खिलाफ अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें केवल ग्राहक यानी क्रेता के विरुद्ध मिस्टर ई के खिलाफ ही अधिकारों का प्रयोग करने की इजाजत है। पहला आएगा कीमत के लिए बात, पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, सीधे लिखा है कीमत 15 दिनों के बाद दिए है। मिस्टर ई कीमत का भुगतान करने से मना कर देते हैं। मिस्टर डी कीमत के लिए मिस्टर ई पर मुकदमा कर सकते हैं। सिंपल चीज बता दी। नेक्स्ट देखो, अस्वीकृति हेतु हट जाने। मिस्टर डी अस्वीकृति के लिए हर्जाने के लिए मिस्टर ई पर मुकदमा कर सकते हैं यदि मिस्टर ई गलत तरीके से माल स्वीकार करने से, माल का भुगतान करने से मना करते हैं। हर्जाने कितने मिलेंगे? धारा 73 के अनुसार, यही पढ़ा था। फिर आया ब्याज के लिए बात। मिस्टर डी और मिस्टर ई के बीच उस तिथि जब से भुगतान देय हुआ माल की कीमत पे ब्याज के रूप में कोई विशिष्ट समझौता नहीं है, तो मिस्टर डी जब से कीमत दे हुई है उस पर ब्याज लगा सकते हैं जिस दिन उन्होंने मिस्टर ई को सूचित किया था। विशिष्ट ठहराव नहीं होता तो कब मिलता है ब्याज? जब सूचित करोगे। किस दर पर? जो न्यायालय को ठीक लगेगा। समझ आई चीज की नहीं? बताओ। ऐसे केस स्टडी इसने बनाई है 6 नंबर के इस पॉइंट पे। कर लोगे बेटा अगर आ जाए तो। ये आपके किस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है? अदत्त विक्रेता के क्रेता के विरुद्ध अधिकार। 4 पॉइंट थे ना, उसके विरुद्ध लिए। अब हम वापस आएंगे हमारे टॉपिक पे जो चल रहा था। अपनी वाली बुकलेट कौन सी थी? ये वाली है क्या? एक मिनट रुको, वापस देखना पड़ेगा। ये वाली है अपनी, है ना? खोल तो वही रखी है इसने। पारगमन वाला अपन बोलते ही नहीं, अपन माल को मार्ग में रोकने का अधिकार बोलते हैं। वापस खोलना पड़ेगा क्या? है तो यही वाला, यही खोला था मैंने। एक काम करते हैं, दोबारा ही खोलना पड़ेगा। ये आईसीआई वाले में अब जो है ना, ये टॉपिक जहाँ खत्म हुआ है ना बेटा, इसके आगे एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से। अदत्त विक्रेता का टॉपिक खत्म हो गया। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लाइन करवाई है। माल एक्सेप्ट हो गया है, फिर अस्वीकृति हेतु हट जाने क्यों? बेटा उन्होंने यहाँ पर आपको दे के आने पड़ेंगे क्योंकि अधिकार तो सारे ही है ना बेटा। वो अपन ने तीसरा दिया क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि नियत तिथि पर शब्द यूज हुआ था। तो नियत तिथि और अपन ने क्या पढ़ा है? देय तिथि से पूर्व, इसलिए वो वाला नहीं दिया मनु। बाकी अपन को दे के आने पड़ेंगे बेटा। अनुबंध भंग की स्थिति में पक्षकारों के अधिकार। अब देखो किसके अधिकार पढ़ाऊंगी। अदत्त विक्रेता मैंने बोला टॉपिक खत्म हो गया। अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वो क्या है? देखो, एक विक्रय के अनुबंध में बेटा 2 पक्षकार है, एक तो विक्रेता और एक क्रेता। जरूरी थोड़ी ना है हमेशा गलती क्रेता करे, कई बार गलती विक्रेता भी करता है।
अगर विक्रेता ने गलती करी तो क्रेता के पास क्या उपचार है, अब ये पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगी वो मैं आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे कि भाई अगर अनुबंध को इस बार भंग कौन करेगा, इस बार अनुबंध को भंग विक्रेता करेगा। हम क्या पढ़ेंगे कि इस बार हमारा विक्रेता आदत विक्रेता नहीं है, इस बार गलती विक्रेता की है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेता को क्या क्या उपचार मिलेंगे। एक चार्ट इन्होंने बना रखा है बहुत अच्छा सा, ये देखो, क्रेता के अधिकार, क्रेता के अधिकार। मैं आपको जोड़ के याद कराती हूँ, जो हमने पहले पढ़े थे ना उसमें दिए थे। अगर वर्ड यूज नहीं होता नियत तिथि तो दे तिथि से पूर्व वाला भी मुनु दे के आना पड़ता अपन को। यहाँ क्वेश्चन में वर्ड आ गया था नियत तिथि, इसलिए अपन ने दे तिथि से पूर्व वाले नहीं लिए। अगर वो डेट तिथि वाला वर्ड नहीं होता ना तो अपन वो भी दे के आते। क्रेता के अधिकार विक्रेता के विरुद्ध, वो डाले हैं देखो। अब देखो उल्टे हो जाएंगे। आदत विक्रेता वाद प्रस्तुत कर रहा था, तुमने माल को स्वीकार नहीं किया, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करो। अस्वीकृति हेतु हट जाने आ रहे थे, यहाँ पर क्या आएंगे, सुपुर्दगी ना देने के लिए हट जाने। क्रेता विक्रेता पर केस फाइल करता है कि तुमने समय पर माल की सुपुर्दगी नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करो। तुमने मुझे माल की सुपुर्दगी समय पर नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करो। सुपुर्दगी ना देने के लिए हट जाना। विक्रेता करता था अस्वीकृति हेतु हट जाने के लिए बात, ये करता है गैर सुपुर्दगी हेतु हट जाने के लिए बात। समय पर सुपुर्दगी नहीं दी, इसके लिए हट जाने दो। सेम जो आ रहे हैं वो ले लेती हूँ पहले। संभावित भंग के लिए बात, मतलब इस बार दे तिथि से पूर्व विक्रेता ने अनुबंध को तोड़ दिया। दे तिथि से पूर्व विक्रेता ने अनुबंध को भंग कर दिया, तब ये क्या मांगेगा, हट जाने चाहिए। कौन से, प्रत्याशित भंग के कारण जो हट जाने हुए हैं, संभावित विखंडन के कारण जो हट जाने हुए हैं, वो दो बिल्कुल सेम है। आदत विक्रेता जैसा ही है, बस वहां पर किसने तोड़ा था अनुबंध को, क्रेता ने। यहाँ अनुबंध को किसने तोड़ दिया है, विक्रेता ने, बस इतना अंतर है। ये वाला भी सेम है। विशिष्ट ठहराव हुआ है पक्षकारों के मध्य में तो ब्याज मिलेगा, ठीक है। ठहराव नहीं हुआ तो जब यह विक्रेता को सूचित करेगा तब मिलेगा। किस दर पर मिलेगा, जो न्यायालय को सही लगे, ठीक है। ये हो गए सेम। एक तुम्हारा आया था पॉइंट मूल्य के लिए वाद, वो मूल्य के लिए वाद यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, आश्वासन भंग के लिए वाद। विक्रेता ने आश्वासन भंग कर दिया या क्रेता ने शर्त भंग को आश्वासन भंग के समान मान लिया, तो अब वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, हट जाने। तो हट जाने के लिए ही यहाँ पर हमें शब्द मिलेंगे, 3 मिलेंगे शब्द जो हम अभी लेंगे। इसकी एक आ रहा है इसके अंदर तुम्हारा विशिष्ट निष्पत्ति के लिए वाद। विशिष्ट निष्पत्ति के लिए वाद मतलब जब हट जाने पर्याप्त उपचार नहीं होते तो न्यायालय आदेश देता है आपको तो विशिष्ट रूप से अनुबंध को ही पूरा करना पड़ेगा। ये सब हाँ उसमें नहीं मिलता। व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंधों में कभी भी विशिष्ट निष्पादन का आदेश नहीं दिया जाता। विक्रेता को सूचित करने का क्या मतलब है, विक्रेता को सूचित करने का मतलब ये है कि आप विक्रेता को बता दो। जैसे मान लो अगर विक्रेता और क्रेता के मध्य ब्याज को लेकर के ठहराव हुआ था कि भाई अगर एक पक्षकार अनुबंध को तोड़ेगा तो दूसरा पक्षकार ब्याज के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, तो कर लो वाद। और अगर इनके बीच में ठहराव नहीं हुआ था तो क्रेता ने बोला कि जैसे ही आप नहीं कर पा रहे थे काम पूरा, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा डेट हो रहा, डिले हो रहा है, तुम्हारी माल की सुपुर्दगी लेट हो रही है, कोई बात नहीं, पर मैं हट जाने लूंगा। सूचित कर दिया, बता दिया, तो अब मिलेंगे। और किस दर पे मिलेंगे, जो न्यायालय को सही लगे, जो न्यायालय को सही लगे। आई थिंक समझ आया होगा श्वेता ये चीज। अभी सूचित करना मतलब बताना। पहला तो स्पष्ट ठहराव में लिखवा दो, ठहराव नहीं हुआ है तो क्या मानोगे, जब आप बताओगे तब मिलेंगे। किस दर पर मिलेंगे, जो न्यायालय को सही लगे, ठीक है। अब आपके ये 5 पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट पॉइंट, सुपुर्दगी ना देने के लिए हट जाना। जहां विक्रेता गलती से क्रेता को माल की सुपुर्दगी देने से मना करता है या लापरवाही दिखाता है तो क्रेता गैर सुपुर्दगी हेतु हट जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये एग्जाम्पल मार्क करो, होमवर्क। आपने अनुबंध अधिनियम पढ़ा है, आप आराम से कर सकते हो। बाजार मूल्य अनुबंध मूल्य का अंतर, दोनों ही चीजें बताता है। शब्द जो है ना, लैंग्वेज यही है, गलत तरीके से या लापरवाही से। हाँ, लापरवाही से अनजाने में भी हो तो भी दोनों चीजें आती हैं बात, ठीक है।
सीधी सी बात है, क्रेता कहता है विक्रेता से तुमने सुपुर्दगी देने में डिले किया, देरी की, गैर सुपुर्दगी हेतु हट जाने दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है देखो, विशिष्ट निष्पत्ति के लिए वाद। विक्रेता विक्रय के अनुबंध का विखंडन करता है तो क्रेता विशिष्ट निष्पत्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, न्यायालय में अपील कर सकता है। कब मिलता है ये आदेश? जब आपका माल कैसा होता है, विशिष्ट या निर्दिष्ट माल होता है, यूनिक होता है, दुर्लभ वस्तु होती है, आसान से इसे बाजार में उपलब्ध नहीं होती, या फिर किसी की पैतृक वस्तु होती है, तो वो क्या कहता है कि मुझे तो ये वस्तु ही चाहिए, अन्य कोई उपचार नहीं चाहिए। पढ़ के देखो एग्जाम्पल, ए ने बी को मुगल काल की एक अद्भुत पेंटिंग बेचने का ठहराव किया। सुपुर्दगी की देय तिथि को ए ने उसे बेचने से मना कर दिया। वाद दायर कर सकता है न्यायालय का ऐसा आदेश पाने के लिए ताकि ए को अनुबंध पूरा करने के लिए विवश किया जाए। क्यों? क्योंकि ये पेंटिंग जो है वो दुर्लभ पेंटिंग है, अद्भुत पेंटिंग है, तो कहता है मुझे तो पेंटिंग चाहिए, अन्य कोई उपचार नहीं चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं विशिष्ट निष्पत्ति। आश्वासन भंग के लिए वाद। आश्वासन भंग के लिए बात, विक्रेता की ओर से आश्वासन भंग हुआ है या क्रेता ने शर्त भंग को आश्वासन भंग के रूप में मानने का चयन किया है, तो क्रेता केवल इसके आधार पर माल को स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखता, वह सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकता है? हट जाने, क्योंकि शर्त भंग को आश्वासन भंग के समान मान लिया है। और आश्वासन भंग में सिर्फ क्या मिलते हैं? हट जाने। कुछ शब्द यूज हो रहे हैं, मूल्य को कम करने के लिए कह सकता है, संकुचित करने के लिए कह सकता है, हट जाने मांग सकता है। 3 चीजें हो रही है देखो। 10 रुपए की चीजें सही नहीं निकली, मैं कहती हूं कि मैं 8 ही रुपए पे करूंगी, माल का मूल्य कम करना। 10 रुपए की चीज मैंने खरीदी, सही नहीं निकली, तो मैंने बोला मैं तो क्या दूंगी, 10 की जगह 8 ही रुपए पे करूंगी, तो यह है मूल्य को कम करना। 10 रुपए की चीज मैंने खरीदी, सही नहीं निकली, मैं बोलती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी। संकुचित करने का मतलब यहाँ पे क्या है? रिफ्यूजल टू पे, देने से ही मना कर देना। और तीसरा क्या है कि भाई तुम्हारी चीज तो 10 रुपए की थी, नुकसान मुझे 12 का हुआ है, तुम मुझे क्या दो? हट जाने। तीनों ही है तो हट जाने के रूप में। भाई अगर शर्त भंग को आश्वासन भंग के समान मानोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? हट जाने। तो इसको 3 तरीके से बोला गया है, एक तो मूल्य को कम करना, एक बोला मूल्य को संकुचित करना, और एक बोला हट जाने। 10 रुपए की चीजें सही नहीं निकली, मैं बोलती हूँ मैं तो 8 ही रुपए दूंगी, आपने मूल्य कम कर दिया, फिर क्या हुआ? 10 रुपए की चीजें सही नहीं निकली, मैंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी, संकुचित करना। और 10 रुपए की चीज है, बोलूंगी नुकसान मुझे 12 का हुआ है, आप मुझे हट जाने दो। समझ आ गई चीज की नहीं? बताओ बेटा। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे दी है। देय तिथि से पूर्व विक्रेता द्वारा अनुबंध भंग, इसका मैटर तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे लिख के आना जो अभी याद किया था आदत विक्रेता में, बस क्रेता की जगह विक्रेता हो जाएगा। यदि विक्रेता देय तिथि से पूर्व अनुबंध को भंग करता है तो क्रेता देय तिथि से पूर्व विखंडन के लिए हट जाने, प्रत्याशित भंग के लिए हट जाने की मांग कर सकता है। सीधी बात लिख के आना। इसमें भी मैटर याद करने को नहीं बोलूंगी मैं, ब्याज वाले में भी ब्याज हेतु वाद है, इसमें भी ये जो सेक्शन है क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए होते हैं, इसलिए आप सिंपली वही देखे ना जो आपने आदत विक्रेता में पढ़ा था। कैसे लिखेंगे अपन? यदि विशिष्ट ठहराव किया जाता है विक्रेता और क्रेता के मध्य ब्याज को लेकर के, तो क्रेता ब्याज के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है। अगर विशिष्ट ठहराव नहीं हुआ तो क्रेता बात तब प्रस्तुत कर सकता है जब उसने विक्रेता को सूचित किया, किस दर पर? जो न्यायालय को ठीक लगे, जो न्यायालय को ठीक लगे। बिल्कुल वही मैटर देखिए ना जो तुमने वहां लिया था, यहाँ का मैटर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक समझ आया क्या? ये बताओ हमने क्या पढ़ा अभी आज? हमने पढ़ा आदत विक्रेता के क्रेता के विरुद्ध अधिकार पढ़े। पहले तो 4 अधिकार थे हमारे। मूल्य के लिए बात प्रस्तुत करेगा, अस्वीकृति हेतु हट जाने ले सकता है, देय तिथि से पूर्व भंग किया है उसके लिए हट जाने, संभावित विखंडन के लिए और ब्याज के लिए। ठीक है, फिर आदत विक्रेता का टॉपिक खत्म हो गया। आदत विक्रेता के टॉपिक के बाद में हम आ गए कि विक्रेता द्वारा अनुबंध भंगे तो क्रेता को क्या उपचार मिलेंगे? 5 उपचार पढ़े। गैर सुपुर्दगी हेतु हट जाने दो, संभावित विखंडन हेतु हट जाने दो, ब्याज हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है। फिर हमने बोला आश्वासन भंग, है ना, शर्त भंग आश्वासन भंग के समान मान ली, या फिर विक्रेता ने आश्वासन भंग कर दिया, तो 3 चीजें कर सकते हैं, मूल्य को कम कर दो, संकुचित कर दो या हट जाने की मांग कर दो। ठीक है, ये सब हमने पढ़े और लास्ट में आ गया विशिष्ट निष्पत्ति। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बोलो।
इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन रीडिंग जरूर लगा के जाना। लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, नीलामी द्वारा विक्रय, धारा नंबर 64। 6 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स का। नीलामी द्वारा विक्रय तो अपन बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अनुबंध अधिनियम से, याद आ रहा है। सबसे पहले तो नीलामी का विज्ञापन आता है न्यूज़पेपर के अंदर, उसे क्या बोला जाता है? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। याद आ रही है चीजें? ठीक है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहते हैं। उसके बाद में वो लोग जाते हैं, वहां पर बोली लगाते हैं। बोली लगाना क्या होता है? प्रस्ताव। और फिर वहां पर नीलामी करता होता है, वो हथौड़ा मारता है तीसरी बार, तो वो गर्भित स्वीकृति। अनुबंध कैसा बनता है? अदृश्य व अव्यक्त अनुबंध, शांत अनुबंध भी बोलते हैं जिसको, टैसिट अनुबंध, वो बनता था। ठीक है, नीलामी करता किसका एजेंट होता है? विक्रेता का, और उस पर एजेंसी के संनियम लागू होते हैं। एजेंसी के संनियम लागू होते हैं। तो पहले पैराग्राफ में यही चीजें करनी, अंडरलाइन करना। नीलामी द्वारा विक्रय यह सार्वजनिक रूप पर वस्तु बेचने का एक तरीका है। सार्वजनिक तौर पर बोलियां आमंत्रित करके संपत्ति बेचने का एक तरीका है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे वस्तु बेच दी जाएगी, तथा संपत्ति को सबसे ऊंची बोली देने वाले को बेचा जाता है। नीलामी करता एजेंसी संनियम द्वारा संचालित एक एजेंट होता है, और एजेंट किसका है? विक्रेता का एजेंट होता है। यहां तक आपको लेना है। फिर आ जाएंगे धारा 64 के नियम। धारा 64 के नियम, सबसे पहला नियम करता है, जहां माल ढेरियों में विक्रय हो, प्रत्येक ढेर अलग से विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु बनाएगा। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझो। चलो, नीलामी द्वारा विक्रय में दो अलग अलग से ढेर बना दिए। एक ढेर में बोला कि हम क्या बेचेंगे? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचेंगे। एक ढेर में बोला कि हम बर्तन वगैरह यूटेंसिल्स बेचेंगे। हो सकता है इस ढेर को मिस्टर ए खरीद ले, संभव है कि नहीं बताओ? और हो सकता है इस ढेर को मिस्टर बी खरीद ले, क्योंकि अलग अलग ढेर की बोलियां अलग अलग लगती है। ठीक है, तो प्रत्येक ढेर अलग से विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु माना जाएगा। ये अलग विक्रय का अनुबंध बनेगा, ये अलग विक्रय का अनुबंध बनेगा। दोनों एक भी खरीद ले तो भी अनुबंध अलग अलग बनेगा, क्योंकि बोलियां अलग अलग लगी हैं। बना लो ये एक तरीके से। इस पॉइंट को बाद में भी पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा। यदि वस्तु का विक्रय ढेरों में किया जाता है तो प्रत्येक ढेर अलग से विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु बनाएगा। तो हर ढेर अलग से विक्रय का अनुबंध बनाएगा। ठीक है, समझ आई बात की नहीं है? बताओ। हो सकता है पहले वाला ढेर कोई और खरीद ले, दूसरे वाला ढेर कोई और खरीद ले, ये अलग अलग अनुबंध बनेंगे। यदि वस्तुओं का विक्रय ढेरों में किया जाता है तो प्रत्येक ढेर अलग से विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु बनाएगा। इजी में मैंने आपको पीडीएफ में दे भी रखा है बेटा, इजी लैंग्वेज में पीडीएफ में टॉपिक दिया हुआ भी है, पढ़ लो एक बार। क्या आया अपना पहला नियम? जहां माल ढेरियों में विक्रय होता है, मतलब वस्तु को ढेरों में बेचा जाता है, ग्रुप में बेचा जाता है। जब माल को ढेरियों में विक्रय किया जाना है तब थोक माल की प्रत्येक पक्ष में विक्रय के अनुबंध की पृथक अनुबंध मानी जाएगी। इजी लैंग्वेज मैंने आपको पीडीएफ में दे रखी है, मैंने आपको बता भी दिया। क्या होता है देखो, यदि वस्तु का विक्रय, लिखना चाहो लिख लो। यदि वस्तु का विक्रय, पहला पॉइंट इजी करा देती हूँ, यहाँ की थोड़ी सी डिफिकल्ट है लैंग्वेज। यदि वस्तु का विक्रय ढेरों में किया जाता है, यदि वस्तु का विक्रय ढेरों में किया जाता है तो प्रत्येक ढेर पृथक विक्रय का अनुबंध बनाएगा। तो प्रत्येक ढेर पृथक विक्रय का अनुबंध बनाएगा। प्रत्येक ढेर पृथक विक्रय का अनुबंध बनाएगा। समझ आया? अच्छा, ये नीलामी द्वारा विक्रय पूरा कब होता है ये बताओ? हथौड़ा मारते हैं तो 99% तो हथौड़ा मारकर। लेकिन अगर मान लो जहां पर नीलामी द्वारा विक्रय हो रहा है
वहाँ पर अन्य कोई प्रथा या प्रचलन चल रही है, जैसे मान लो वो हथौड़ा नहीं मारते, वो ताली बजा करके, सीटी बजा करके, हॉर्न बजा करके नीलामी द्वारा विक्रय को पूरा करते हैं, तो वो भी वैध माना जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हथौड़ा मारकर या अन्य किसी परंपरागत तरीके से। क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट देखो, विक्रय का समापन। विक्रय को उस समय पूर्ण माना जाएगा जब नीलामी कर्ता पूर्ण करने की घोषणा हथौड़ा मारकर अथवा किसी अन्य रीति से करता है। अन्य रीति से करता है मतलब उस जगह और कोई परंपरा चल रही है, ताली बजा के, सीटी बजा के, हॉर्न बजा के, किसी भी तरीके से, तो वो भी वैध माना जाएगा। 99% क्या होता है, हथौड़ा। ठीक है। अब इसके बाद में दे रखा है नीलामी का अधिकार सुरक्षित किया जा सकता है। नीलामी का अधिकार कौन सुरक्षित कर सकता है, विक्रेता। अगर ये अधिकार सुरक्षित किया तो विक्रेता या उसका एजेंट एक बार बोली लगा सकता है। बोली लगाने का अधिकार संरक्षित किया जा सकता है विक्रेता द्वारा। मूल्य को कंट्रोल करने का एक तरीका है विक्रेता द्वारा। वो क्या कह सकता है कि अगर मुझे लगाना है कि जैसे मेरी जो वस्तु है वो बहुत नीचे दामों में बिकेगी, तो एक बार बोली मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार लगा सकता बेटा। सपोज करो विक्रेता ने बोली लगा दी कितने की, 10 लाख की, इसके ऊपर किसी और ने बोली लगा दी 10 लाख 1 रुपए की। अब हमारा विक्रेता दोबारा बोली नहीं लगा सकता। समझ आई चीज। अगर ये अधिकार संरक्षित कर लिया, नीलामी का अधिकार, तो एक बार बोली लगा सकता है विक्रेता या उसका एजेंट, सिर्फ एक बार। एक से ज्यादा बार लगाएगा तो गलत माना जाएगा। समझ आ गई चीज। वो आएगा बोली का बहाना या पॉइंट आएगा, कराऊंगी मैं, है ना। देखो क्या दिया, नीलामी का अधिकार सुरक्षित करना। जब तक स्पष्ट रूप से ऐसा कोई अधिकार सुरक्षित नहीं किया और विक्रेता और एजेंट जो है, तो फिर वो नीलामी पर भाग नहीं ले सकता, वो बोली नहीं लगा सकता। अगर ये अधिकार संरक्षित किया है तो ही विक्रेता बोली लगा सकता है, वो भी कितनी बार, सिर्फ एक बार, एक से ज्यादा नहीं लगा सकता। पहले बताना पड़ता है कि जो विक्रय है, नीलामी द्वारा विक्रय है, बोली लगाने का अधिकार विक्रेता द्वारा संरक्षित किया गया है। एक बार बोली विक्रेता भी लगा सकता है। ये अधिकार संरक्षित किया है तो ही वो बोली लगा पाएगा, अदरवाइज नहीं लगा पाएगा। और सिर्फ कितनी बार, एक बार। एक बार से ज्यादा तो ये लगा ही नहीं सकता किसी हालत। अब वो आगे आएगा अभी होगा यही। देखो अगर इसके बोली के ऊपर कोई बोली नहीं लगी तो क्या मानेंगे कि भाई इसी की प्रॉपर्टी इसी के पास रह गई और बाकी सारे खर्चे इसको भुगतने भी पड़ गए। भाई ऐसे थोड़ी ना काम चल रहा है। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था, खर्चे तो पहले दिन से शुरू हुए थे, ठीक है। उसके बाद में ऑक्शन से नीलामी द्वारा विक्रय के लिए पूरा अरेंजमेंट किया था। नीलामी कर्ता की सैलरी सारे विक्रेता को खुद को वहन करने पड़ेंगे। ये समझ आया क्या, बताओ। जब तक स्पष्ट रूप से ऐसा अधिकार संरक्षित ना किया हो, विक्रेता या उसका एजेंट नीलामी में बोली नहीं लगा सकता। जहां इस प्रकार का अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित किया गया है एवं अन्य किसी प्रकार से नहीं, तब विक्रेता या एजेंट नीलामी में दौरान बोली लगाने का अधिकार रखता है। यह अधिकार संरक्षित किया तो बोली लगा सकता है, वो भी सिर्फ एक बार। आगे आ रखा है जहां विक्रेता द्वारा विक्रय के बारे में ना बताया गया हो। ना बताया गया हो मतलब इस बार बोली लगाने का अधिकार विक्रेता ने संरक्षित नहीं किया। इसने बोली लगाने का अधिकार संरक्षित नहीं किया, फिर भी बोली लगा रहा है, अपने एजेंट के थ्रू बोली लगवा रहा है, या नीलामी करता इस बोली को जानबूझ के स्वीकार कर रहा है। नीलामी करता भी तो एजेंट विक्रेता का ही है ना, तो इसे गलत माना जाएगा, इसे अवैधानिक माना जाएगा और इसे कपटमय माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, जहां विक्रय विक्रेता के बोली लगाने के अधिकार के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, मतलब इस बार विक्रेता ने बोली लगाने का अधिकार संरक्षित नहीं किया, फिर भी वो क्या कर रहा है देखो। विक्रेता स्वयं बोली लगा रहा है, किसी व्यक्ति के माध्यम से बोली लगवा रहा है, ठीक है, अथवा नीलामी करता जानबूझकर विक्रेता या उसके प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंट की बोली को स्वीकार कर रहा है, तो ये वैध नहीं माना जाएगा। 3 चीजें हैं देखो, अधिकार संरक्षित किया नहीं, फिर भी खुद बोली लगा रहा है, एजेंट के माध्यम से बोली लगवा रहा है, या नीलामी करता जानबूझ के इस बोली को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे वैध नहीं माना जाएगा, इसे कपटपूर्ण माना जाएगा। इसे कपटपूर्ण माना जाएगा। काफी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ में दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो। समझा मैंने, पूरा दिया तुम्हें टॉपिक ये वाला। नेक्स्ट आ रहा है बोली का बहाना। इसको टॉपिक को अपन कल कवर करते हैं, एक्चुअली टाइम हो गया बेटा अपना, है ना।
इसको मैं एक बार रिवाइज करवाते हुए कल अपन यूनिट वाइंड अप करते हैं और एक दो इस यूनिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। न्यू बुकलेट के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और आप कर सको मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है? मैम ये धारा 17 में आएगा। धारा 17 किस चीज़ की थी? अरे ये तो धारा 17 वहाँ की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ वस्तु विक्रय अधिनियम। वस्तु विक्रय अधिनियम में तो नमूने द्वारा विक्रय है धारा 17 में, और धारा 17 कपट है वहाँ वाली, तो है तो धारा 17 वाला ही है भाई, है तो कपट, लेकिन अनुबंध अधिनियम की तेरी धारा 17 है। अलग अलग अधिनियम के हिसाब से भी धाराएं बदलती हैं भाई, है ना मोनू? सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही बताओ? यहाँ की धारा वस्तु विक्रय अधिनियम में नीलामी द्वारा विक्रय में धारा 64 लगेगी। नीलामी द्वारा विक्रय में धारा 64 लगा के आनी, धारा 17 लिख के नहीं आनी। समझ आ गई चीज? तो यहाँ तो धारा 64 ही लिख के आना वरना नंबर कट जाएंगे अपने। ओके ना? किसी की कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग। कल अपन वरना ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। अगर वो आप बात प्रस्तुत करो और उससे लो, इसीलिए पहले क्या बताया जाता है? एडवांस अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। ऐसे तो कोई भी एरा गहरा आ जाएगा फिर भाग लेने नीलामी में, उसको कैसे रोकोगे? बाद में हर कोई हाथ खड़ा कर देगा मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मजे मजे में बोली लगा रहा था।